Hello friends, welcome back to UGC plugin in the literature series of HPSC PGT English। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन लिटरेचर से कौन कौन से ऑथर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस लास्ट के टाइम पर अगर हम इन ऑथर्स को भी कवर कर पाएँ तो एग्ज़ाम में हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ऑलरेडी ब्रिटिश लिटरेचर से डिटेल्ड मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको कौन कौन से ऑथर्स करके जानी चाहिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनके जो वर्क्स हैं उनकी लिस्ट भी मैं आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी। शेक्सपियर का वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। शेक्सपियर की मैंने हर चीज़ इंक्लूड की है उस लेक्चर में। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगी गाइज, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। देखिए, हम एक एक वीडियो के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं एंड वो जो मेहनत है वो तभी सक्सेसफुल होती है जब हमें आपके तरफ से रिस्पॉन्स आता है। तो हम चाहते हैं कि आप एटलीस्ट हमें अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं इन वीडियोस के साथ वो हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो लास्ट के 15 डेज बचे हैं इसमें आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे पा सके, मैक्सिमम आप क्या क्या पढ़ें, क्या तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम के दिन आपको पछताना ना पड़े कि मेरा ये रह गया या मैं इस तरह से तैयारी कर लेता या कर लेती। तो अगर आपको वैसा एक वीडियो चाहिए तो मुझे कम से कम 20 कमेंट्स अपने कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करूंगी। आज हम इंडियन लिटरेचर के साथ ही प्रोसीड करेंगे। इंडियन लिटरेचर का हमें उन्होंने मॉडर्न इंडियन लिटरेचर बोला है करने के लिए। वैसे तो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर में बहुत सारे पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं, बट मैं आपके लिए 20 ऑथर्स की एक लिस्ट लाई हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कम वर्क्स डाले हैं अपनी इस लिस्ट में बट बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स डाले हैं जो आपको डेफिनेटली बेनिफिट करके जाएंगे। मॉडर्न इंडियन इंग्लिश राइटिंग का मतलब है क्या? हमें उन राइटर्स को पढ़ना है जो 1947 आज़ादी के टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे लिख रहे थे या उन्होंने वहां से लिखना शुरू किया था। एंड आज तक के जो ऑथर्स हैं, जो मॉडर्न राइटर्स हैं, वो सारे इस पूरी लिस्ट में कवर होंगे। तो मॉडर्न इंडियन इंग्लिश राइटिंग में वहां से लेके अब तक का टाइम के जितने भी ऑथर्स हैं वो सारे इस लिस्ट में आते हैं। इस क्लास में हम 3 इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में भी बात करेंगे। जनरली हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि अच्छा इस नॉवल को ये वाला अवार्ड मिला, इस नॉवल को इस तरह के 4 अवार्ड्स मिले, बट हमें उन अवार्ड्स का मतलब या उनको कौन देता है वो नहीं पता होता। हो सकता है ये आपके एग्जाम में नहीं आए, बट जब आप इंडियन लिटरेचर के नॉवेल्स को, पोइट्रीज को पढ़ोगे और वहां पर ऐसा लिखा होगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड मिला या साहित्य अकेडमी, तो आपको एटलीस्ट उससे रिकग्निशन होगा। तो छोटा सा एक पोर्शन है, मैं इम्पॉर्टेंट है इसीलिए लेके आई हूँ। सो 3 अवार्ड्स के बारे में हम जानेंगे और इसके बाद हम इंडियन राइटर्स को डिटेल में देखेंगे कि हमें कौन कौन से ऑथर्स के कौन कौन से नॉवेल्स करने हैं। एंड लास्ट में सर हम बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह से मैंने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है कि आपको करते करते ही याद हो जाएंगे। जनरली क्या है, लर्निंग वाली जो चीज़ें हैं हमें लगता है कि स्किप हो जाएंगी, बट अगर कोई आपको उसके साथ 4 डिटेल्स और जोड़ के बता दे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो इसी तरह से मैं भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा हर साल दिया जाता है। उन ऑथर्स को दिया जाता है जिनका इंडियन लिटरेचर में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। सो ये एक अवार्ड है। सेकंड है जो उससे भी इम्पोर्टेंट है, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स भी साहित्य अकेडमी के द्वारा हर साल दिया जाता है एंड ये इंडिया में बोली जाने वाली 24 भाषाओं में लिखे हुए साहित्य के ऊपर दिया जाता है। उनको रिव्यू एंड रिकग्नाइज किया जाता है एंड जो भी बेस्ट होता है उसको हर साल अवार्ड मिलता है। थर्ड है मैन बुकर प्राइज। अब ये वैसे तो इंडिया का नहीं है, ये एक ब्रिटिश लिटरेरी प्राइज है जिसको हर साल दिया जाता है। और किसको ये अवार्ड मिलता है? जिन ऑथर्स के ओरिजिनल वर्क्स यानी ट्रांसलेशंस नहीं हो, ओरिजिनल वर्क्स जो है इंग्लिश में लिखे गए हों और आयरलैंड में और यूके में पब्लिश हों, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। एंड इंडिया से बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है, जिसमें अरुंधति रॉय हैं, किरण देसाई हैं, सुजाता रंगराजन है। सो बहुत सारे ऑथर्स को ये अवार्ड मिला है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो अवार्ड्स हैं जिन नॉवेल्स को, ऑथर्स को मिले हैं, वो ही एक्चुअल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट वर्क्स बन जाते हैं।
हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से ऑथर्स हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ऑथर है अनीता देसाई। अनीता देसाई ने भी काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं और इनके ये 3 वर्क्स आपको डिटेल में करने हैं। विकिपीडिया से आप इनकी समरी बेसिक पढ़ लेना। इंडियन लिटरेचर का एक बेनिफिट होता है कि हमें एक तो स्टोरीज हमारे आसपास की मिलती हैं और हमारे कल्चर से रिलेटेड स्टोरीज हैं, तो हमारे लिए याद करना बहुत आसान होता है। इस सेक्शन को बिल्कुल स्किप मत करके जाना, बहुत होता है इंडियन लिटरेचर का। और जब आपके पास लिस्ट भी हो कि मुझे कौन कौन से वर्क्स करने हैं तो और आसान हो जाता है। फायर ऑन द माउंटेन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड है फास्टिंग फीस्टिंग, थर्ड है क्लियर लाइट ऑफ द डे। ये तीनों नॉवेल्स की आपको डिटेल समरी पढ़ के जानी है। पढ़ते ही एक बार रीड करने से ही कहानी याद हो जाएगी, कैरेक्टर्स थीम्स पता चल जाएंगी कि किसके बारे में है। जैसे फायर ऑन द माउंटेन जो है पेट्रियार्की को चैलेंज करने के लिए है, फेमिनिस्ट एक वर्क है हम कह सकते हैं। एक आइडेंटिटी के लिए एक वुमेन क्या करती है और किस तरह से जो मैरिज में रिलेशनशिप्स हैं उसमें कैसे कैसे जो है लोग समझ ही नहीं पाते कि मैरिज का मतलब क्या होता है, एंड उसकी वजह से कितना उनको पूरी लाइफ सफर करना पड़ता है। नंदा कौल की ये कहानी है। इस तरह से तीनों नॉवेल्स की डिटेल आप कर लेना। विक्रम सेठ के भी 3 वर्क्स हैं, ए सूटेबल बॉय, ऑन इक्वल म्यूजिक, द गोल्डन गेट। तीनों वर्क्स की बेसिक समरी आपको करनी है। थोड़ा सा विक्रम सेठ का बायोग्राफिकल डिटेल, सब ऑथर्स का बायोग्राफिकल डिटेल नहीं करना है। जिसका मैं बोल रही हूँ एक बार हल्का सा देख लेना, बहुत डिटेल में कोई याद करने की जरूरत नहीं है। जम्फा लहरी बहुत ही आजकल जो है इम्पोर्टेंट ऑथर हो गई हैं। द नेम से उनका एक इकलौता नॉवल आपको करके जाना है इस एग्जाम में। इस नॉवल के ऊपर जो है बहुत ही सुंदर सी मूवी भी बनी है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आसान सी कहानी है, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। आइडेंटिटी, कैसे हम लोग दूसरे देश में जाकर अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं एंड हमारा कल्चर हमें किस तरह से हेल्प करता है लाइफ में, वो चीज़ें दिखाई हैं। एंड नेम से एक नाम से ही पता चलता है कि नाम कितना इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है किरण देसाई। किरण देसाई भी एक इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं, अनीता देसाई की ही बेटी हैं। किरण देसाई का एक ही वर्क आपको करना है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसकी समरी डिटेल में करके जाना, इसकी थीम्स, इसके सिंबल्स, इसको देख के जाना। इसको जो अवार्ड्स मिले हैं मैं आगे भी बताऊंगी, क्वेश्चंस के साथ साथ भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या स्टोरी लाइन है। नेक्स्ट है नज़ीम म्यूजिकल। आप सब ने कभी ना कभी नज़ीम म्यूजिकल को तो ज़रूर पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में। एक बहुत फेमस पोइट है, सिटी पोइट इनको कहा जाता है। इनके 3 पोएम्स मैं लेके आई हूँ। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, बट ये जो 3 पोएम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम हम कह सकते हैं, अपनी लाइफ के एक इंसिडेंट्स के ऊपर बेस करके इन्होंने इसको लिखा है। एंड एक ऐसे इनका आपको करना है, नेपोल्स इंडिया एंड माइन। वैसे तो पोइट्स हैं उनकी पोइट्री इंपॉर्टेंट होती है, बट इनका ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार इसकी हल्की सी समरी, छोटी सी समरी एक बार देख लेना कि इस ऐसे में क्या है। एंड नाम आपको पता होना चाहिए। मोस्टली आपके एग्जाम में आपसे टाइटल्स पूछ सकते हैं कि इसका ऑथर कौन है, थीम्स पूछी जा सकती है, कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष अगेन एक इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं, द शेडो लाइन्स एंड द हंग्री टाइड। इनकी समरी भी आप सरफेस लेवल पे देख लेना, एक बार कहानी आपको पता चल जाएगी, कैरेक्टर्स पता चल जाएंगे। राजा राव, राजा राव को हम कह सकते हैं कि शुरू के जो ऑथर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में लिखना शुरू किया था, उनमें से सबसे रिनाउंड ऑथर हैं राजा राव। कांथापुरा उनका सबसे पहला नॉवल है। 21 साल की उम्र में उन्होंने कांथापुरा लिखा था। गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर है। ऐसा नहीं है दैट ही इज फेवरिंग गांधीयन फिलॉसफी, बट कैसे लोग गांधी के इन्फ्लुएंस में रहते थे एंड उस गांधीयन फिलॉसफी की वजह से मूर्ति नाम का जो कैरेक्टर है वो कैसे उस पूरे रास्ते के ऊपर चलता है जो महात्मा गांधी ने दिखाया था, एंड कैसे वो पूरा जो विलेज है उस आइडियोलॉजी की वजह से तबाह हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गांधीयन फिलॉसफी है, बट कहीं ना कहीं उसके एंटी उन्होंने दिखाया है। द सर्पेंट एंड द रोप अगेन एक इंपॉर्टेंट नॉवल है, इसको भी आपको डिटेल में देखना है। राजा राव के दोनों नॉवल आपको डिटेल में देखने हैं। नेक्स्ट है आर के नारायण। आर के नारायण को तो बचपन से ही आप जानते होंगे। मालगुडी डेज की स्टोरीज आपने नेशनल टीवी पे देखी होगी, या आजकल भी बहुत से लोग यूट्यूब पे इन चीज़ों को अपलोड कर देते हैं। तो मालगुडी डेज क्या है, उनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। मालगुडी एक फिक्शनल टाउन है जो आर के नारायण ने साउथ में दिखाया है, और उन्होंने इसका एक मैप भी बनाया है और उसको सेट किया है मैप में। एक्चुअल में ऐसी कोई जगह नहीं है। मालगुडी डेज आपको करना है सरफेस लेवल पे,
हुए उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको जानी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मालगुडी एक फिक्शनल टाउन है, एंड मालगुडी डेज में ऐसे ही मालगुडी जगह है, एक विलेज है, उसके जो लोकलाइट्स की छोटी छोटी कहानियां उन्होंने लिखी हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड द गाइड दोनों इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, इनको आपको डिटेल में करना है। द गाइड के ऊपर बहुत सुंदर मूवी भी बनी है देवानंद की, हेमा मालिनी की, एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स के भी सारे कैरेक्टर्स एंड स्टोरी लाइन आपको देखनी है। मुल्क राज आनंद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां इंडियन राइटिंग हो और मुल्क राज आनंद से क्वेश्चन ना आए। सो बेसिकली दलित लिटरेचर में इनका हम नाम लिख सकते हैं कि दलित लिटरेचर, या जो डाउन टूडन लोग हैं, या जो कास्टिज्म है, उन सारी चीजों से जो प्रॉब्लम्स इंडिया में थी उसके बारे में लिखते हैं। अनटचेबल हो या कूली, दोनों में ही हमें जो गरीब गरीब लोग हैं, या जो जाति के बेस पे जो भेदभाव होता था और लोगों को क्या क्या सहना पड़ता था, वो सारी चीजें इन दोनों में डिस्कस हुई हैं। टू लीव्स एंड अ बड को सरफेस लेवल पे देख लेना, बट अनटचेबल एंड कूली वेरी 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 इंपॉर्टेंट नॉवेल्स, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, इसकी हर डिटेल आप पढ़ के जाना। एंड नेक्स्ट है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का एक ही वर्क मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, ट्रेन टू पाकिस्तान। पार्टीशन के टाइम का माहौल इसमें दिखाया है, सेटिंग इसमें दिखाई है कि कैसे एक फिक्शनल टाउन मनोमाजरा में जब जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग मिलकर रह रहे हैं, एंड एक ऐसी लहर आती है कि लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। गोस्ट ट्रेन्स का जिक्र इसमें है। अगर आप लोगों ने गदर मूवी देखी है, किस तरह से ट्रेन में डेड बॉडीज एक कंट्री से दूसरी कंट्री आती थी, पाकिस्तान से बहुत सारे सिख और हिंदुओं की लाशें यहाँ आती थी, एंड यहाँ से जो ट्रेन जाती थी उसमें बहुत सारे मुस्लिम लोगों की। सो बहुत ही बुरा टाइम था, उसका डिस्क्रिप्शन दिखाया है कि कैसे एक छोटा सा गाँव जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टीशन हो रहा है, बट कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो गाँव भी उन चीजों से अछूता नहीं रहता। सो आपको एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन, एक पिक्चर मिलेगी पार्टीशन टाइम की ट्रेन टू पाकिस्तान में। तो इसको बहुत डिटेल में करके जाना, कैरेक्टर्स के नेम आप देख लेना। सिंपल सी कहानी है एक गांव की, किस तरह से उधर के छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, तो इसको आप डिटेल में देखना। सलमान रश्दी तो मॉडर्न लिटरेचर की जान है। सलमान रश्दी का मिडनाइट्स चिल्ड्रन, जिसमें कि मैजिक रियलिज्म का बहुत सुंदर उन्होंने यूज किया है। मैजिक रियलिज्म क्या होता है, जहां पर हम लोग फिक्शन को और रियलिटी को मिक्स कर देते हैं, और इस तरह से मिक्स कर देते हैं कि हमें डिफरेंस लगता ही नहीं। जैसे मिडनाइट्स चिल्ड्रन में उन्होंने जो इंदिरा गांधी के टाइम को उन्होंने दिखाया कि कैसे जो है इमरजेंसी लग गई थी, एंड उसके अलावा उन्होंने आज़ादी के टाइम का 1947 का टाइम भी दिखाया कि 1947 को कुछ बच्चे जो हैं जो पैदा हुए थे उनके पास एक स्पेशल पावर आई थी। सो है तो ये फिक्शन, बट रियल जो हिस्टोरिकल इंसिडेंसेस हैं उनके साथ इस तरह से मर्ज कर दिया कि आपको पढ़ते हुए लगेगा ही नहीं कि वो रियल नहीं है चीजें। सो मिडनाइट्स चिल्ड्रन की समरी आपको डिटेल में करनी है, सब कुछ इसके बारे में पढ़ के जाना है। द सैटनिक वर्सेस की आपको समरी बहुत ज्यादा अच्छे से करने की जरूरत नहीं है, सरफेस लेवल पे देखना, बट इससे जुड़ी कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ, वो आपको पता होनी चाहिए। सैटनिक वर्सेस जो है उसको काफी अवार्ड्स मिले हैं, एंड इसको इंडिया में बैन कर दिया गया था क्योंकि इससे दंगे होने के चांसेस थे। इसमें क्या है, एक इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में इन्होंने बहुत इनकी कहानी लिखी है इन्होंने, बट वो जो है कंट्रोवर्शियल हो गया, एंड इसकी वजह से इनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था। इवन जिस जापानीज ऑथर ने इसको ट्रांसलेट किया था उसके ऊपर तो अटैक भी हुआ था चाकू से। इवन सलमान रश्दी के ऊपर भी बहुत बार अटैक्स हुए, बट वो बच गए। 2022 में रिसेंटली भी उनके ऊपर एक अटैक हुआ था। यूके में ये रहते हैं, इंडियन हैं बट यूके में रहते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप है इनकी, इंडिया में विजिट करते रहते हैं। यूके गवर्नमेंट ने भी इनको बहुत प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जब इनके ऊपर हमले हो रहे थे। सो ये दो वर्क्स हैं, इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी देख लेना, और सैटनिक वर्सेस की थोड़ी सी डिटेल्स विकिपीडिया से पढ़ लेना, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
अरुंधति रॉय तो रिसेंटली कुछ साल पहले से बहुत फेमस हुई हैं। अरुंधति रॉय का एक नॉवल जिसने इंडिया की शान जो है पूरी दुनिया में ऊंची कर दी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसको अवार्ड्स मिले हैं काफी। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को आपको डिटेल में करना है। इसकी भी कहानी हमारे ही देश के गांवों के लोगों की कहानी है, जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। सो अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपको पढ़ के जाना है डिटेल में। कमला मार्कंडिया का नेक्टर इन अ सीव, ये भी गांव की कहानी है, बहुत ही सुंदर सी कहानी है कि किस तरह से लोगों को अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखना पड़ता है गरीबी की वजह से। कमला दास पोइटेस हैं, बहुत महान पोइटेस हैं। आपने डेफिनेटली कमला दास को भी किसी ना किसी क्लास में जरूर पढ़ा होगा। कमला दास ने भी बहुत सारी पोइट्रीज लिखी हैं। बेसिकली कन्फेशनल पोइट्री, ऑटोबायोग्राफिकल पोइट्री के लिए इनका नाम जाना जाता है। सो बेसिकली फर्स्ट जो वर्क है माई स्टोरी, ये भी एक कन्फेशनल पोएम है जिसमें इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में और फेमिनिज्म के बारे में और फीमेल्स की जो कंडीशन है पेट्रार्कल सोसाइटी में उसके बारे में लिखा है। एंड ये चाहती हैं कि उनका जो डीह्यूमनाइजेशन किया गया है, जो उनके दिमाग में चीजें बचपन से बिठाई जाती हैं वो गलत हैं, एंड उनको उनकी लाइफ इजी तरीके से जीने नहीं दिया जाता। सो वो सारी चीजें इन्होंने अपनी लाइफ में जो देखी थी वो इस पोएम में डाली है। ग्रैंड मदर्स हाउस भी इनकी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस है कि जब ये अपनी ग्रैंड मदर के हाउस विजिट करती थी, ये वहां पे रहती थी। सो नोस्टैल्जिक पोयम है। नोस्टैल्जिया क्या होता है, जब हम अपने पास्ट, अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करके इमोशनल होते हैं। एन इंट्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं कि इनकी लाइफ से रिलेटेड है। तो ये 4 पोएम्स है, डांस ऑफ यूनक्स। ये 4 पोएम्स की समरी आप देख लेना। कमला दास की ऑटोबायोग्राफी बहुत जरूरी है, तो आप इनकी डिटेल में इनकी लाइफ के बारे में पढ़ लेना, कहाँ से हैं, कौन सी लैंग्वेज में लिखती थी, कितनी लैंग्वेजेस में लिखती थी, कैसा इनका स्टाइल है। कमला दास के बारे में सब कुछ देख लेना, इंपॉर्टेंट कोटेशंस देख लेना, इन चारों पोएम्स की ओपनिंग एंडिंग लाइंस देख लेना, क्योंकि कोटेशन से कमला दास से क्वेश्चन आ सकते हैं। अरविंद अडीगा अगेन एक इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं। द वाइट टाइगर इन्होंने लिखा है। वाइट टाइगर एक रेयर ब्रीड होती है टाइगर्स की, बंगाल टाइगर्स की, एंड उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे इन्होंने अपने नॉवल का नाम वाइट टाइगर रखा है। वैसे ये स्ट्रगल की कहानी है गरीब आदमी की, किस तरह से जो एक डाउन ट्रोडन इंसान है अपनी कास्ट की वजह से पीछे रह जाता है, कैसे वो स्ट्रगल करके एक अरिस्टोक्रेटिक लाइफ जीने की कोशिश करता है, एक बिजनेसमैन बन जाता है। इसके ऊपर भी सेम नाम से मूवी आई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो एग्जाम के बाद जरूर देखना, ठीक है। और इसकी समरी पढ़ना, इंटरेस्टिंग सी कहानी है, कैसे बलराम हलवाई अपनी लाइफ में बड़े सपने देखता है एंड उनको पूरे करता है। ड्राइविंग सीखता है, पहले वो चाय के बर्तन धोता है, फिर वो ड्राइविंग सीखता है, ड्राइवर बनता है। किस तरह से वो एक आइडिया लेके आता है कि मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, एंड गाड़ियों का, टैक्सीज का बिजनेस शुरू करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, इसको भी आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। बादल सरकार के 2 प्लेज हैं, पागल घोड़ा एंड इबोंग इंद्रजीत, इसको देख लेना। बहुत डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, बट आपको स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए। विजय तेंदुलकर एक बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट हैं, महाराष्ट्र से हैं। 2 प्लेज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसमें साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन को डिटेल में आपको देखना है। बहुत ही सुंदर सी कहानी है इसकी। घासीराम कोतवाल, इसको भी आप सरफेस लेवल पे देख लेना। गिरीश कर्नाड के दोनों ही प्लेस बहुत इंटरेस्टिंग हैं, हयवदना एंड नाग मंडला। अगर आपको पुरानी कहानियां सुनने में मजा आता है तो ये दोनों प्लेस पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा, जिसमें एक इस तरह का इंसिडेंस है कि एक ह्यूमन बीइंग का सिर जो है घोड़े का है, बॉडी जो है वो ह्यूमन बींग्स की है। तो इस तरह की कहानी है। नागमंडला में भी इसी तरह की मैजिकल सी कहानियां। तो गिरीश कर्नाड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों प्लेस आपको डिटेल में पढ़ने हैं। कैरेक्टर स्केच पता होना चाहिए, ओपनिंग पता होनी चाहिए, ओपनिंग सीन में कौन प्रीफेस में बोल रहा है, स्टेज के ओपन होते ही क्या हो रहा है, वो सारी डिटेल्स आपको इन दोनों प्लेस की करनी है। महेश दत्तानी भी इंपॉर्टेंट है। महेश दत्तानी का सिर्फ एक वर्क कर लेना, डांस लाइक ए मैन। ये भी बहुत अच्छी सी कहानी है कि कैसे अगर एक मेल फीमेल्स की तरह डांस करना चाहता है और उसको सोसाइटी किस तरह से देखती है, जिसका डांस में इंटरेस्ट है, कैसे उसको रोका जाता है उन सारी चीजों के लिए, और उस पूरे प्रोसेस में कैसे एक आदमी की जो लाइफ है उसको हेल बना दिया जाता है, एंड
किस तरह से वो उन सारी चीजों से निकल के आता है। सो डांस लाइक ए मैन की कहानियां पढ़ के जाना, इंटरेस्टिंग कहानी है, डिफरेंट सी कहानी है, आपको मजा भी आएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यू आर आनंद मूर्ति, ये एक नॉवलिस्ट है, इनका एक ही वर्क करना है संस्कारा। इसकी बेसिक समरिया पढ़ लेना, थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेना, किससे इंस्पायर्ड है, इस वर्क से कौन कौन इंस्पायर्ड है, ये सारी चीजें आपको विकिपीडिया से मिल जाएंगी। तो इसको भी आप देख लेना। ये आपके 20 ऑथर्स हो गए, जिसमें नॉवलिस्ट कवर हो गए, ड्रामेटिस्ट कवर हो गए और पोइट्स कवर हो गए। इतना आप कर लो। 20 ऑथर्स हैं, अगर आप 2-2 घंटे भी दोगे या 1-1 घंटा भी इसको डेली दोगे तो भी आपकी आराम से हो जाएंगी। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, सारी ही कहानियां अलग अलग हैं, सबकी थीम्स अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैम कैरेक्टर्स मिस हो गए। जैसे ब्रिटिश लिटरेचर हम जब पढ़ते हैं उसमें नेम्स जो हैं हमारे लिए नए होते हैं, बट इसमें क्या है, राजू, रीना, इस तरह के नाम आपको मिलेंगे, तो जो आपको आसान लगेंगे याद करने भी। चलिए फिर अभी क्वेश्चंस हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये सारी चीजें करने के बाद आप एक बार इन क्वेश्चंस को भी देख लो, एंड हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑफन रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का पायनियर किसको कहा जाता है, किसने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को शुरू किया था। जैसे ब्रिटिश लिटरेचर, हम ब्रिटिश लिटरेचर के फादर को कहते हैं जॉफरी चौसर, है ना। इसी तरह से इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को के पायनियर हैं मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद ने क्या किया था, नए नए मैटर्स के ऊपर लिटरेचर लिखना शुरू किया था, नई टेक्निक्स उन्होंने यूज की थी, और इंडो एंग्लिकन नॉवेल्स इन्होंने शुरू किए थे कि इंडिया का भी टच हो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी उन्होंने लिखा, इसीलिए इनको जो है पायनियर कहा जाता है। और इनके फेमस नॉवेल्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, अनटचेबल है, कूली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑथर वॉन द बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन। मिडनाइट्स चिल्ड्रन लिखा है सलमान रश्दी ने, एंड इसी नॉवल को मिला था बुकर प्राइज, ये भी आपको याद रखना है, इसकी कहानी डिटेल में पढ़नी है। Who wrote the famous novel The God of Small Things? The God of Small Things लिखा है अरुंधति रॉय ने, एंड इसको भी बुकर प्राइज मिला था 1997 में। तो इम्पॉर्टेंट है, इसकी कहानी आपको पढ़ के जानी है। Which Indian poet is known for his work in English and was awarded the Nobel Prize in Literature in 1913? 1913 में किसको नोबेल प्राइज मिला था। देखो, नोबेल प्राइज अगेन यूके का एक बहुत बड़ा प्राइज है, जिसको भी नोबेल प्राइज मिला है वो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनके ऊपर सवाल पूछा ही जाता है। 1913 में एक इंडियन को ये मिला था जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। वैसे तो वो बंगाली ऑथर हैं, बंगाली में लिखते थे, बट इंग्लिश में भी उन्होंने अपने वर्क्स को ट्रांसलेट किया है, लिखा है। और ये जो अवार्ड है इनको मिला था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि क्या है, इनकी फेमस कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, आपने पहले भी सुना होगा। तो ये अवार्ड गीतांजलि के लिए इनको मिला था। इन विच नॉवल डज अनीता देसाई एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स इन एन इंडियन जॉइंट फैमिली। अनीता देसाई ने इंडियन जॉइंट फैमिली के कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को कौन से नॉवल में दिखाया है। सो बी विल बी द आंसर क्लियर लाइट ऑफ डे। क्लियर लाइट ऑफ डे, इसकी जो कहानी है ओल्ड दिल्ली में सेट की गई है, और यूनिवर्सल थीम्स हैं इसमें, जैसे यूनिवर्सल थीम ऑफ आइडेंटिटी, किसी भी इंसान की आइडेंटिटी, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फैमिली, फैमिली की को जो कॉम्प्लेक्स रिलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज होती है उसके बारे में इन्होंने इस नॉवल में बात की है। विच इंडियन ऑथर्स डेब्यू नॉवल इज द व्हाइट टाइगर। डेब्यू क्या होता है, फर्स्ट नॉवल। सो कौन से ऑथर ने व्हाइट टाइगर लिखा है, अरविंद अडिगा ने लिखा है। इसको भी मैन बुकर प्राइज मिला था 2008 में, एंड अरविंद अडिगा का ये जो नॉवल है इसके ऊपर मूवी भी बनी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इसमें क्या थीम्स हैं, इसमें क्लास का स्ट्रगल इन्होंने दिखाया है, कास्ट सिस्टम को दिखाया है, करप्शन को दिखाया है, एंड पॉवर्टी को दिखाया है। कहानी किसकी है ये, और नरेटर कौन है इसमें, नरेटर एंड हीरो सेम है, बलराम हलवाई। सो वो ही अपनी कहानी सुना रहा है कि कैसे कैसे हुआ था उसकी लाइफ में। द इनहेरिटेंस, और उसी को व्हाइट टाइगर भी कहा गया है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इज ए नॉवल रिटन बाय, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है नॉवल है किरण देसाई का। किरण देसाई है, आंसर विल बी द बी, आंसर विल बी बी। इसको मैन बुकर प्राइज मिला था 2006 में। इसके अलावा और कौन कौन से प्राइज इसको मिले थे, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड इनको मिला था
2007 में फिक्शन के लिए मिलता है ये अवार्ड। वोडाफोन क्रॉसवर्ड बैक वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड भी इनको मिला था 2006 में। सो बहुत सारे अवार्ड्स इस नॉवल को मिले हैं और इसीलिए इम्पोर्टेंट है। आपको इसकी समरी बहुत डिटेल में करनी है। विच इंडियन ऑथर रोट द नेम सेक, बहुत ही सुंदर सी कहानी है, मैंने ये मूवी भी देखी है, नॉवल भी पढ़ा है, आप भी इसकी समरी देखना। जम्फा लहरी ने इसको लिखा है। गांगुली फैमिली की कहानी है जो कि कैलकाटा की एक फैमिली है और वो कैसे अमेरिका में जाके सेटल हो जाते हैं और वहां को पे उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जनरेशन गैप की भी बात की गई है। नेक्स्ट वर्क है द नॉवल अ सूटेबल बॉय इज पेन्ड बाय। सूटेबल बॉय किसने लिखा है? सूटेबल बॉय लिखा है विक्रम सेठ ने। इसकी जो कहानी है 1950s में सेट है, यानी कि पास्ट में 1950s के टाइम पे क्या क्या हो रहा था इंडिया में उसमें सेट है। एंड इसको भी कॉमनवेल्थ राइटर्स अवार्ड मिला है। एंड इसको बीबीसी ने एक सीरीज, टीवी सीरीज की तरह अडॉप्ट किया था, एक कहानी की तरह इस नॉवल को अडॉप्ट किया गया था। हु इज नॉन फॉर द नॉवल द गाइड? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने द गाइड की स्टोरी कहीं ना कहीं पढ़ी होती है, मूवी देखी होती है, तो इसके ऊपर भी मूवी भी बनी है। एंड बहुत सारे सिलेबसेस में, हरियाणा में तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इसको सिलेबस में रखा जाता है। सो आर के नारायण का वर्क है द गाइड। इसको भी मालगुडी में सेट किया गया है और इसकी ओपन एंडिंग छोड़ दी गई है, यानी कि ऑथर ने कहानी का एंड नहीं किया है और उसने रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि एंड में आपको जो समझना है आप वो समझ लो। एंड इसमें कहानी है राजू द गाइड की, कैसे वो एक नॉर्मल गाइड से लेके एक बड़े गुरु में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे उसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उसके बारे में ये जो पूरी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ऑथर इज नोन फॉर हर फेमिनिस्ट राइटिंग्स एंड रोट द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स। तो बहुत ही सुंदर सी कहानी है शशि देश पांडे की। शशि देश पांडे जो है बेसिकली फेमिनिज्म के ऊपर लिखती हैं, पेट्रार्कल सेटअप के ऊपर लिखती है। जैसे दैट लॉन्ग साइलेंस अगर आपने देखा है, बहुत ही फेमस नॉवल है शशि देश पांडे का। ये जो कहानी है ये सरिता की कहानी है, कैसे उसकी शादी हो जाती है एंड उसका जो हस्बैंड है वो अब्यूजिव है एंड वो अपने हस्बैंड के अब्यूजेस से बचने के लिए अपनी फैमिली की तरफ वापस आती है, एस्केप के लिए अपनी फैमिली की हेल्प मांगती है। एंड फिर उसे क्या क्या स्ट्रगल देखना पड़ता है, इंडियन कल्चर के बारे में है। मोस्टली जो शशि देश पांडे है उनके नॉवेल्स में हमें एक विमेन का स्ट्रगल दिखाई देता है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़। द नॉवल ए फाइन बैलेंस इज ऑथर्ड बाय। फाइन बैलेंस लिखा है रोहिंटन मिस्ट्री में। इनको मैंने अपनी 20 ऑथर्स की लिस्ट में नहीं डाला है, बट कुछ ऑथर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ऐसे ही कवर हो जाएंगे, आपको उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। सो रोहिंटन मिस्ट्री जो है उन्होंने ये नॉवल लिखा है, इसकी समरी आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, नाम आपको पता होना चाहिए। एंड ये जो कहानी है ये 4 लोगों की कहानी है। एक पारसी विडो होती है, 2 टेलर्स होते हैं जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं और एक स्टूडेंट है जो पहाड़ों से आया है। एंड उन चारों की लाइफ में पॉलिटिकल रीजन से क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में ये नॉवल है। हु रोट द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल द ग्लास पैलेस। ग्लास पैलेस जो वर्क है वो किसने लिखा है? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, ये हमें पता होना चाहिए। ये जो है अमिताभ घोष ने लिखा है। ए विल बी द आंसर। ये ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बारे में है, कैसे ब्रिटिशर्स ने बर्मा में अपनी कॉलोनी बनाई थी, इंडिया में एंड मलाया में, चारों जगह पर कैसे जो है कॉलोनाइजेशन हुआ था। एंड ये जो नॉवल है ये इंस्पायर्ड है एक हिस्टोरिकल वर्क से, ग्लास पैलेस क्रॉनिकल्स से इंस्पायर्ड है, वहीं से टाइटल भी लिया गया है। तो ये बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी, डिटेल में करने की जरूरत नहीं है इस वर्क को। द शेडो लाइन्स इज ए नॉवल बाय। शेडो लाइन्स जो है इंपॉर्टेंट है, बारी बारी ये आ रहा है, अमिताभ घोष का नॉवल है, हिस्टोरिकल फिक्शन है एंड इसके बैकग्राउंड में वर्ल्ड वॉर 2 का जो डिस्क्रिप्शन हमें दिखाई देगा, पार्टीशन की बात हमें दिखाई देगी, इंडिया के पार्टीशन की। तो इसको आप देख लेना डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच नॉवल डज सलमान रश्दी एक्सप्लोर द मैजिकल रियलिज्म ऑफ इंडियन हिस्ट्री।
अभी अभी मैंने आपको बताया मिडनाइट्स चिल्ड्रन में उन्होंने मैजिकल रियलिज्म यूज किया है। मैजिकल रियलिज्म क्या है, जहां पर ब्लेंड हो फैंटेसी एंड रियलिटी का, रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड फैंटेसी को इस तरह से मर्ज किया जाए कि जो फैंटेसी है वो हमें नॉर्मल लगे, उसमें हमें ऐसा कुछ ना लगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। जो मैजिकल रियलिज्म है उसकी वजह से फैंटेसी एक नेचुरल पार्ट बन जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर सी कहानी है। कई जनरेशन्स का जिक्र इसमें हमें दिखाई देगा। और एक सुपर नेचुरल पावर्स जो है, जो बच्चे 1947 की मिडनाइट को पैदा हुए हैं, जैसे किसी को स्मेल करने की, जो है इमोशंस को स्मेल करने की पावर है, किसी को दूर से थॉट्स सुनने की पावर है। तो इस तरह की पावर्स के बारे में भी इसमें दिखाया गया है। हु इज नोन फॉर द नॉवल अ सूटेबल बॉय। सूटेबल बॉय का टाइटल इंपॉर्टेंट है, विक्रम सेठ ने ये नॉवल लिखा है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ऑथर्स के नाम हमें डेफिनेटली करने हैं। कूली इज ए नॉवल बाय रिटन बाय, कूली जो है मुल्क राज आनंद का बहुत ही फेमस वर्क है। मुन्नो की कहानी है। मुन्नो जो है एक गांव में रहने वाला छोटा सा लड़का है जिसकी फैमिली कंडीशन बहुत खराब है, एंड उसको उसके रिलेटिव्स के द्वारा फोर्स किया जाता है कि वो विलेज को छोड़ के चला जाए एंड वो खुद से अब इस दुनिया में सरवाइव करे। फिर मुन्नो का स्ट्रगल दिखाया है कि किस तरह से वो हर जगह सेट होने की कोशिश करता है, हार्ड वर्क करता है, बट उसकी लाइफ बहुत जल्दी एंड हो जाती है। हर कोई उसका फायदा उठाता है। ब्रिटिश रूल जो है बैकग्राउंड में है, कास्टिज्म है, और कैसे पुअर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो इसमें दिखाया गया है। ठीक है। मुन्नो का भी बहुत सारे लोग एक्सप्लॉयट करते हैं, वो भी हमें देखने को मिलेगा इस कहानी में। इसको डिटेल में जरूर करके जाना। द नॉवल इन कस्टडी बाय अनीता देसाई एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड ऑफ, किस तरह की कहानी है इन कस्टडी, किसको एक्सप्लोर किया गया है, इसमें पोइट्री को एक्सप्लोर किया गया है। ये कोई पोइट्री नहीं है, ये एक नॉवल है जिसमें कहानी है देवन नाम के एक हिंदी के प्रोफेसर की। हिंदी के एक लेक्चरर हैं जो कि इंटरव्यू कर रहे हैं उर्दू पोएट नूर की। इनकी लाइफ बहुत ही फीकी फीकी चल रही है, एंड ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ जो है बहुत अच्छी नहीं है। तभी इनका ही एक कलीग, देवन का ही एक कलीग इसको कहता है कि तुम उर्दू पोइट नूर को बहुत पसंद करते हो, जाओ उनका इंटरव्यू करो। एंड जब ये क्लोजली नूर की लाइफ को देखते हैं तो इनको लगता है कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ ही सैड है। इसकी जो सेटिंग है मीरपुर एंड दिल्ली, दो जगहों पर हुई है। सेटिंग्स गाइज आपको पता होनी चाहिए। एंड कैसे जो मोडानिटी का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कल्चर एंड ट्रेडिशन के ऊपर, वो भी इस नॉवल की थीम है मेनली। तो ये भी आप एक बार सरफेस लेवल पे देख लेना। द नॉवल द लोलैंड इज ऑथर्ड बाय, लॉलैंड जो है वो नॉवल है जम्फा लहरी का। एंड ये कहानी है दो भाइयों की, सुभाष एंड सॉरी क्या नाम था, उद्यान। सुभाष एंड उद्यान दो भाइयों की कहानी है। 1960s में इसकी सेटिंग है। एक भाई इंडिया में रहता है, एक अमेरिका में। दोनों के लाइफ में जो डिसीजन वो लेते हैं उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट उनकी लाइफ के ऊपर पड़ता है, इसके रिलेटेड ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज सेट against the Second World War and the partition of India and has an unnamed narrator who admires his uncle Tridip। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। द शेडो लाइन्स, कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कहानी है बट इंटरेस्टिंग है। एंड नरेटर जो है वो ही इसमें मेन हीरो है। शेडो लाइन्स की ये कहानी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो अगर आपको त्रिदिब, अंकल त्रिदिब का नाम याद रहेगा तो आप नॉवल को ढूंढ पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर द नॉवल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस विच वॉन द बुकर प्राइज इन 2006। इस तरह से भी एक क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं। ऑलरेडी हम इस तरह का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। किरण देसाई का ये नॉवल है। इसमें आइडेंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में इन्होंने लिखा है, बिलोंगिंगनेस के बारे में लिखा है। जब आप किसी और कंट्री में जाते हो तो आपकी जो बिलोंगिंग है वो आपकी कंट्री से ही रहती है। अगर मैं आज अमेरिका चली जाऊं, मैं इंडियन ही रहूंगी, मेरे कल्चर से, मेरे थॉट से, मेरे जो आइडियोलॉजीज हैं वो इंडियन ही रहेंगी। मुझे वहां जाकर एक क्लैश ऑफ बिलोंगिंग डेफिनेटली मिलेगा। कॉलोनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ। एंड ये कहानी है एक रिटायर्ड जज की। मेनली एक रिटायर्ड जज है और उसकी एक ग्रैंड डॉटर उसके साथ रहती है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। एंड वो जो ग्रैंड जज है वो उसको पाल रहे हैं, और उनके घर में एक कुक है। कुक का एक बेटा है जो बाहर कंट्री में रहता है। एंड
फिर उसके बाद नक्सली जो हमले हैं वो किस तरह से हो रहे हैं उस जगह पर, वो भी सारा कुछ दिखाया गया है। तो ये भी कहानी आपको डिटेल में देखनी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। हु रोट द नॉवल फायर ऑन द माउंटेन, ये बहुत ही सुंदर सी कहानी है। फायर ऑन द माउंटेन जो है वो भी अनीता देसाई का वर्क है। पिछला किरण देसाई का था, ये अनीता देसाई का है। नंदा कौल की कहानी है। नंदा कौल एक बूढ़ी लेडी है, बहुत बूढ़ी लेडी है, पहाड़ के ऊपर कहीं उनका एक घर है। अब वो अकेले रहना चाहती हैं, ऑलरेडी उन्होंने बहुत जिम्मेवारियां अपनी लाइफ में निभाई हैं। शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर मैरिज, उनके हस्बैंड, इनको लगता है कि इनकी सारी लाइफ दूसरों की सेवा करने में निकल गई। अब वो अपने कुक के साथ, अपने केयर टेकर के साथ आराम से रहती हैं। तभी उनकी जो बेटी है वो इनको बोलती है, या उनका खत आता है कि मैं अपनी बेटी की बेटी यानी कि ग्रेट ग्रैंड डॉटर राका को कुछ दिन यहाँ रहने के लिए भेजती हूँ, जो कि नंदा कौल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो नहीं चाहती कि अब वो किसी और की टेक केयर करे या उसके साथ कोई आकर रहे। सोचो, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, एक इल्यूजन हमारे कंट्री में है कि ग्रैंड चिल्ड्रंस, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस तो सबको पसंद आते हैं, बट नंदा कौल जो है वो लाइफ में इतनी थक चुकी हैं कि अब वो किसी और के साथ नहीं रहना चाहती। एंड कैसे जो है फीमेल्स की आइडेंटिटी चेंज होती हैं और किस तरह से उनको ऑपरेशन देखना पड़ता है अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें हमें इसमें दिखाई देंगी। Which Indian poet and lyricist is known for his contribution to Bollywood songs and also wrote the novel Half Girlfriend? तो ये तो नए नए ऑथर हैं और बहुत मॉडर्न जो यंगस्टर्स हैं उनके बहुत फेवरेट हो गए हैं। अगर किसी ने कोई और इंग्लिश लिटरेचर में नॉवल नहीं भी पढ़ा है तो चेतन भगत को तो जरूर लोग पढ़ ही लेते हैं। सो चेतन भगत जो हैं उन्होंने बहुत हिट नॉवेल्स दिए हैं, चाहे वो थ्री इडियट्स मूवी है, चाहे वो हाफ गर्लफ्रेंड जिसके ऊपर बने टू स्टेट्स वो वाली मूवी है। सो इन्होंने बहुत सारी सुंदर सुंदर नॉवेल्स हमें दिए हैं। इसके ऊपर शायद कोई क्वेश्चन पूछ ले क्योंकि मॉडर्न राइटर हैं, काफी पॉपुलर भी हैं। सो हाफ गर्लफ्रेंड जो है वो चेतन भगत का वर्क है जिसके ऊपर मूवी बनी है टू स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स इज अ रीटेलिंग ऑफ द इंडियन एपिक महाभारत फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ विच कैरेक्टर? सो द पैलेस ऑफ इल्यूजन जो है वो चित्रा बैनर्जी का एक वर्क है। अब हमें इनको डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ मैंने इसलिए डाल दिया था, कई बार जो है मॉडर्न राइटिंग में इधर उधर के छोटे ऑथर्स या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो द पैलेस ऑफ इल्यूजन है, आपने अगर महाभारत की कहानी पढ़ी है तो पैलेस ऑफ इल्यूजन जो है पांडवों ने बनाया था। तो ये द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी है, ठीक है, द्रौपदी की कहानी इसमें दिखाई गई है। विच इंडियन ऑथर इज नोन फॉर द एल्बिस ट्रायोलॉजी विच इंक्लूड्स नॉवेल्स लाइक सी ऑफ पॉपीज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा लगा लो। अमिताभ घोष की है ये ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी क्या होता है? जिसमें तीन वर्क्स इकट्ठे हों, तीन वर्क्स की सीरीज हो। सो ये एक हिस्टोरिकल फिक्शनल सीरीज है जिसमें हिस्टोरिकल फिक्शन जो है रखा गया है अमिताभ घोष ने। अब इसमें जो थीम्स है इसमें ये दिखाया कि कैसे जो एशिया है वो ब्रिटिशर्स का गुलाम था, मतलब उसकी मोस्टली कंट्रीज में ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी सेटअप की थी, कैसे अब धीरे धीरे जो है एक नए एशिया का निर्माण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है। एंड मेन जो कहानी इन तीनों नॉवेल्स में है वो है इंडिया और चाइना का व्यापार। किस चीज का? ट्रेड, ओपियम का। ओपियम का जो ट्रेड दोनों कंट्रीज में हो रहा है उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं उसके बारे में ये कहानी है। हु रोट द नॉवल द ब्लू अम्ब्रेला? फेमस वर्क है विच वॉज लेटर अडेप्टेड इनटू अ बॉलीवुड फिल्म। सो रस्किन बॉन्ड, उनको भी मैंने लिस्ट में नहीं डाला है बट उनका ये फेमस शॉर्ट स्टोरी है, नॉवल नहीं है, द ब्लू अम्ब्रेला। सो इसके ऑथर हैं आपके रस्किन बॉन्ड। अब ये कहानी है बिनिया नाम की एक लड़की की। बिनिया क्या करती है, वो अपने नेकलेस को, एक नेकलेस होता है उसके पास, उसको ट्रेड कर देती है एक ब्लू अम्ब्रेला के लिए। अब वो जो नेकलेस है वो उसका लकी चार्म है, उसकी मदर कहती है कि ये हमारे घर में लक लेकर आता है। तो उसकी ये कहानी है। एंड इसमें एक शॉपकीपर है जो बिनिया से जो है जेलेसी फील करता है एंड वो इसी चक्कर में उसके ही लिए गांव में एक र्यूमर फैला देता है जिसकी वजह से उसको काफी उसकी जो इमेज है खराब होती है। सो बेसिकली इसकी थीम ही ये है कि कैसे जो र्यूमर्स हैं वो आपकी इमेज को खराब कर सकते हैं एंड आपकी लाइफ के ऊपर कितना इम्पेक्ट डाल सकते हैं।
नेक्स्ट है जी 27, इन विच नॉवल डज अरुंधति रॉय एड्रेस इश्यूज ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्ररी इंडिया। अरुंधति रॉय का नॉवल है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। बी विल बी द आंसर। इसमें दिल्ली एंड कश्मीर दो जगह पर सेटिंग की गई है, करप्शन की बात की गई है, पॉलिटिकल वायलेंस की बात की गई है एंड कैपिटलिज्म की भी इसमें बात की गई है। तो इसको भी आप चाहो तो एक बार देख सकते हो सरफेस लेवल पे। सच अ लॉन्ग जर्नी इज अ नॉवल रिटन बाय, सच अ लॉन्ग जर्नी जो है वो नॉवल है रोहिंटन मिस्ट्री का। इसकी जो सेटिंग है वो बॉम्बे में है, 1971 के टाइम पे पास्ट में जो है की गई है। इसमें एक क्लर्क की कहानी है जिसका नाम है गुस्तेद नोबल। गुस्तेद नोबल जो है एक क्लर्क है, बहुत ही हार्ड वर्किंग क्लर्क है और मेहनती है, ऑनेस्ट है एंड उसका स्ट्रगल दिखाया है किस तरह से वो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता है, हार्ड वर्क करता है, उसकी वाइफ की और उसके 3 बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करता है कि उसकी जो फैमिली है वो पोवर्टी से ऊपर रहे हमेशा। एंड इसके अलावा इसमें पॉलिटिकल थीम्स भी हैं। तो नेक्स्ट जो वर्क है, हु इज द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान को तो आपको डिटेल में करना है। ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह जो हैं उन्होंने इसमें पार्टीशन दिखाया है इंडिया का एंड इसमें मनोमाजरा नाम की एक जगह है, गोस्ट ट्रेन्स हैं, इसमें आपको हिंदू सिख मुस्लिम सारे दिखेंगे, पुलिस वाले दिखेंगे, चोर उचक्के दिखेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें हैं। द नॉवल नेक्टर इन ए सीव इज रिटन बाय, नेक्टर इन ए सीव लिखा है कमला मार्कंडिया ने। ये कहानी है रुक्मणी एंड नाथन की। रुक्मणी इसमें एक ओल्ड लेडी हैं एंड वो इस कहानी की नरेटर भी हैं। वो कहानी कैसे सुना रही है, फ्लैशबैक के थ्रू। फ्लैशबैक क्या होता है, जब हम पास्ट की चीजों को याद करते हैं। सो फ्लैशबैक के थ्रू जो है रुक्मणी अपनी कहानी सुना रही है अपनी लाइफ के स्ट्रगल की। नेक्स्ट है द होम एंड द वर्ल्ड इज अ नॉवल रिटन बाय। द होम एंड द नॉवल द वर्ल्ड जो नॉवल है रविंद्रनाथ टैगोर का है। डिटेल में नहीं करना है आपको, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी के बारे में ये लिखा है। बंगाल की कहानी है, 1908 में सेट है। बिमला एंड निखिलेश की ये कहानी है। बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी है इस नॉवल की। Who wrote the novel The God of Small Things, which won the Booker Prize in 1997? The God of Small Things मैंने आपको पहले ही बताया अरुंधति रॉय का है। इसको बुकर प्राइज मिला था 1997 में। तो तीनों ही डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। द वाइट टाइगर बाय अरविंद अडीगा प्राइमरीली एक्सप्लोर्स इश्यूज रिलेटेड टू, क्या वो कास्ट सिस्टम के बारे में है, पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में है या वुमेन्स राइट। अब देखो इसमें ना कंफ्यूजन हो सकती है, कास्ट सिस्टम के बारे में है बट वो प्रायर नहीं है, वो बहुत ही छोटा सा इंसिडेंस होता है जहां पर कास्टिज्म की बात है। बट इसमें मेनली जो थीम है वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। किस तरह से जो बलराम हलवाई है वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से ही उसके दिमाग में रिच होने का भूत सवार होता है, जिसकी वजह से वो ड्राइविंग सीखता है। अपनी दादी को वो बोलता है कि मुझे ड्राइविंग सिखा दो, जो भी पैसा मैं कमाऊंगा वो सारा मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे पढ़ने मत भेजो, मुझे ड्राइविंग सिखा दो। सो मेजर जो है इसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात है। सी विल बी द आंसर। Which Indian author won the साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज नॉवल रिच लाइक अस। रिच लाइक अस जो है नयनतारा सहगल का बहुत ही फेमस वर्क है। एमरजेंसी पीरियड, जब इंदिरा गांधी ने इंडिया में एमरजेंसी लगा दी थी उसके टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी लोगों को उसके बारे में ये है। 1970s में जो है एमरजेंसी लगी थी एंड उसी टाइम पे ये नॉवल सेट है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे रोज है, सोनाली है, इसके अलावा देव है, रानी सॉरी रवि है, काचरू है। तो बहुत सारे जो हैं इसमें कैरेक्टर हैं, किशोरी लाल हैं। इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसकी सेटिंग कहाँ पर है, किस टाइम पर है और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एमरजेंसी पीरियड में और नयनतारा सहगल का ये वर्क है। नेक्स्ट वर्क है द फोल्डेड अर्थ इज अ नॉवल रिटन बाय। द फोल्डेड अर्थ भी अरुंधति रॉय का वर्क है। हमें डिटेल में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स करना है बट हमें अरुंधति रॉय के मेजर नॉवेल्स के नाम पता होने चाहिए। ये माया नाम की एक हिंदू लड़की की कहानी है जो अपने फादर से ऊपर होकर एक क्रिश्चियन लड़के से शादी कर लेती है, जिसकी वजह से उसके फादर उसको डिसइनहेरिट कर देते हैं। कुछ टाइम बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है एंड फिर वो समाज में अपने आप को
सेटल करने के लिए पहाड़ों की तरफ एक छोटी सी जगह रानी खेत पे जाकर सेटल हो जाती है, एंड देख उसकी लाइफ का स्ट्रगल इसमें दिखाया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल द कैलकटा क्रोमोजोम? द कैलकटा क्रोमोजोम एक वर्क है अमिताव घोष का, एंड इसमें साइंस फिक्शन है, हिस्ट्री है, मिस्ट्री है, सारी चीजें इन्होंने मिक्स की है। मेडिकल थ्रिलर है ये, ठीक है, मेडिकल थ्रिलर, मेडिसिन की काफी टर्म्स इसमें हमें मिलेंगी। हु रोड द नॉवल एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग्स? ये जो वर्क है ये भी अरुंधति रॉय का है। तो अरुंधति रॉय के सारे वर्क्स के टाइटल आपको देखने हैं, बट डिटेल में हमें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ही करना है। Who wrote the novel Interpreter of Maladies, which won the Pulitzer Prize for Fiction in 2000? So ये जो वर्क है Interpreter of Maladies, ये लिखा है जम्फा लहरी ने। इसमें कल्चर का क्लैश दिखाया है, इंडिया के कल्चर का एंड अमेरिका का। इंडिया में जो फैमिली है मिस्टर कपासी की है, एंड उनसे मिलने आ रही है दास फैमिली। दास फैमिली अमेरिका से इंडिया विजिट कर रही है, दोनों के कल्चर में जो क्लैशेस हैं उसके बारे में बात की गई है। Which poem are these lines from? Important lines है, why not leave me alone, critics, friends, visiting cousins, every one of you, why not let me speak in any language I like? ये जो लाइंस हैं कमला दास की हैं। कमला दास ने एन इंट्रोडक्शन नाम की पोएम है, उसमें ये लाइंस कही हैं, जिसमें वो चाहती हैं कि मेरी मर्जी में जैसे मर्जी जीऊं, मुझे उन क्रिटिक्स को, उन फ्रेंड्स को, जो कजन्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जैसे चाहती हूँ मैं वैसे जीऊँ, मैं जो भाषा यूज करना चाहूँ मैं वो यूज करूँ। ये जो पोएम है समर इन कैलकटा नाम की पोइट्री कलेक्शन में इन्होंने डाली थी, कन्फेशनल पोएम है, एंड ये भी रिवोल्ट है डीह्यूमनाइजेशन ऑफ वुमेन के खिलाफ, कि किस तरह से वुमेन को तो ह्यूमन बीइंग समझा ही नहीं जाता। Dash is the first Indian playwright in English to be awarded the Sahitya Academy Award in 1998। तो important question है, रट्टा लगा लो इसका। 1998 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला था? हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं महेश दत्तानी को मिला था, प्ले राइट है। 1998 में इनको ये मिला था फाइनल सॉल्यूशंस नाम की एक बुक के लिए, ठीक है। तो ये आपको रट्टा लगाना है। Which of the following novels can be called a total novel of human experience? Total novel of human experience कहा जाता है कूली को, ठीक है, कूली। So D will be the answer. The Sahitya Academy Award winning poem Relationship was written by जयंत महापात्रा ने ये लिखा है। ये बुक ऑफ पोइट्री है रिलेशनशिप, उसमें एक पोएम भी है, और ये जो पोएट है ये अपनी इस पोइट्री कलेक्शन में दिखा रहा है कि उसका उसके एंसेस्ट्रल सफरिंग से क्या रिलेशन है, एंड उसका जो रिलेशनशिप है अपने लैंडस्केप से। उड़ीसा से ये ऑथर हैं जयंत महापात्रा, उड़ीसा के लैंडस्केप से उनका क्या अटैचमेंट है वो इस पोइट्री में हमें दिखाई देगा। विच नॉवल बाय राजा राव गिव्स अ विजर्ड पोर्ट्रेयल ऑफ गांधीयन स्ट्रगल? अब कंफ्यूज नहीं होना, विजर्ड क्या होता है? विजर्ड के मल्टीपल मतलब होते हैं, जादूगर, मेंटोर, विलियन, हीरोज। यहाँ पर राजा राव ने कौन से नॉवल में एक विजर्ड पोर्ट्रेयल किया है गांधी का, महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी है। कांथापुरा में हमें गांधीयन फिलॉसफी मिलती है। मूर्ति जो है वो फॉलोअर है गांधीयन फिलॉसफी का, एंड इसमें जो नरेटर है अचक्का, एक बूढ़ी लेडी है अचक्का। इस तरह की कहानी है, इसको आप जरूर डिटेल में देख के जाना, आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। विच नॉवल बाय मुल्क राज आनंद हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय के.आर. श्रीनिवासा अयंगर एज द प्रोज एपिक ऑफ मॉडर्न इंडियन? मुल्क राज आनंद के द कूली को के.आर. श्रीनिवासा अयंगर ने प्रोज एपिक ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला है। वैसे वो तो एक नॉवल है, कोई एपिक नहीं है, बट उन्होंने इसकी तारीफ में लिखा है प्रोज एपिक ऑफ मॉडर्न इंडिया। Which novelist has been hailed as India's Charles Dickens? इंडिया का चार्ल्स डिकन किसको कहा जाता है? इंडिया का चार्ल्स डिकन कहा जाता है मुल्क राज आनंद को, जिन्होंने नए तरह के नॉवेल्स को लिखकर पूरे इंडिया के ऑथर्स को इंस्पायर किया था। और चार्ल्स डिकन्स ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे चार्ल्स डिकन्स ने अपनी सोसाइटी के सोशल प्रॉब्लम्स को अपने नॉवेल्स में दर्शाया है, जैसे हमने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस देखा था चार्ल्स डिकन्स का, या हमने और भी बहुत सारे नॉवेल्स डिस्कस किए थे।
चार्ल्स डिकन्स की तरह से मुल्क राज आनंद ने भी अपनी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को अपने नॉवेल्स में डिस्कस किया है। बाखा इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बाखा, अनटचेबल का हीरो है, द अनटचेबल, ए विल बी द आंसर। अब बाखा कौन है? बाखा एक गरीब लड़का है जिसको गलियां साफ करनी पड़ती थी, जमादार था वो, एंड बाथरूम साफ करने पड़ते थे रिच लोगों के। एंड इसकी एंडिंग बहुत मस्त है। इसकी एंडिंग में इन लोगों को पता चलता है कि ब्रिटिशर्स एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडियन टॉयलेट्स, इंडिया में टॉयलेट्स लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लोगों की जो लेट्रिन है, पॉटी है, वो कलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, उठाकर फेंकनी नहीं पड़ेगी। सो इस चीज की बड़ी खुशी है इन लोगों को, इस कम्युनिटी को। सो किस तरह से लोगों का जो है बहुत टॉर्चर किया जाता था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है रिजर्वेशन का, ये भी इसी वजह से शुरू हुआ था कि इन लोगों का इतना ज्यादा शोषण किया गया था कि इन लोगों को ऊपर उठाया जाए। अब अलग बात है कि जो रिजर्वेशन है उसकी वजह से बहुत सारे जो हैं मतभेद अपनी कंट्री में है, बट हाँ, दिस नॉवल विल गिव यू ट्रू सेंस की जो रिजर्वेशन है वो क्यों शुरू हुआ था, एंड इन लोगों की कंडीशन कितनी ज्यादा खराब थी इंडियन सोसाइटी में। Who is the man eater of Malgudi in R.K. Narayan's novel of that name? Man eater of Malgudi, इसी नाम से आर के नारायण ने एक नॉवल लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नॉवल है। उसमें जो मैन ईटर है वो कौन है? वो मैन ईटर जो है वो है वसु। वसु, सी विल विद आंसर। अब वसु मैन ईटर क्यों है? वो क्या इंसानों को खाता है? नहीं, वो एनिमल्स को मारता है, लोगों को थ्रेटन करता है। एंड इसी नॉवल में एक कैरेक्टर है नटराज, उसके कस्टमर्स को भी धमकाता है, एंड उसकी डेथ होती है एक मॉस्किटो के काटने से। ठीक है, वो वैसे भी मॉस्किटो से डरता है, बट बाकी एनिमल्स को वो मारता है, लड़कियों का रेप करने की कोशिश करता है। सो ही इज टोटली अ विलन, एक राक्षस प्रवृत्ति का इंसान इसमें दिखाया गया है। Which of the following novels by Anita Desai won the साहित्य अकेडमी अवार्ड? अनीता देसाई का फायर ऑन द माउंटेन को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। Who is the narrator protagonist of Kamla Markandeya's Nectar in a Sieve? कमला मार्कंडेय का नेक्टर इन अ सीव का नरेटर कौन है? रुक्मणी है, उसी की कहानी है, नाथन एंड रुक्मणी की कहानी है, यही इसमें नरेटर भी है। मुन्नो इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन मुल्क राज आनंद नॉवल कूली। कूली का जो है सेंट्रल कैरेक्टर है मुन्नो। मुन्नो की कहानी है, छोटा सा लड़का है। एंड यहाँ पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने रिपीट किए हैं जानबूझकर, ताकि वो आपको बार बार सुनने से याद हो जाएं, उनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बताना, बुरा लगा तो भी बताना, या कोई कमी लगी तो भी बताना। एक स्टूडेंट ने मेंशन किया था कि मैम आप टिक क्यों नहीं करते हो? गाइज मेरा स्टाइलिस पेन जो है वो मिसप्लेस हो गया है, अब मैं नया लूंगी, उसके बाद मैं टिक मार्क किया करूंगी। अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, वहीं से वीडियोज बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइज। हम आपके कमेंट्स से इंस्पायर होकर ही ये वीडियोस के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं। ये वीडियोस ऐसे ही नहीं बन जाती हैं, पूरा पूरा दिन हमें मेहनत करनी पड़ती है, कंटेंट बनाना पड़ता है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें इकट्ठी करना पड़ती हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आपको जैसा भी लगता है आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि अच्छा स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको हम हेल्प कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों के कॉमेंट नहीं आएंगे तो हमें लगेगा कि पता नहीं हम आपकी हेल्प अच्छे से कर भी पा रहे हैं नहीं, हमारी इतनी मेहनत करने का कोई फायदा है भी कि नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। मुझे बताना आपको स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए 15 दिन की, तो जल्दी बताना ताकि मैं जल्दी से उसके ऊपर काम शुरू कर दूं। शेक्सपियर का वीडियो जरूर देखना, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसमें मैंने डाल दिए हैं। एंड कोई और आपको हेल्प चाहिए तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ग्रामर के लेक्चर्स ऑलरेडी जनत मैम आपके लिए पोस्ट कर रही हैं, जल्दी ही वो एक मैराथन भी शुरू करेंगी जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ग्रामर से बनते हैं, हर सेक्शन से हम आपको क्वेश्चंस डिटेल आंसर्स के साथ सॉल्व करवा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद यूजीसी प्लगइन। थैंक यू सो मच वंस अगेन।